हेलो एवरीवन। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे बोर्ड मॉडल से संबंधित सवाल, शॉर्ट आंसर टाइप के प्रॉब्लम को। ये इस सीरीज का दूसरा लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में हम लोग 8 सवाल किए थे। उम्मीद है कि वो सारे सवाल आप अच्छे से कर लिए होंगे। एक बार पुनः उन सभी सवाल को देख लीजिएगा। आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये इंटीग्रेशन से है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। इस टाइप के सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना। ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इस टाइप के सवाल को बनाने में हम लोग क्या करते हैं, किसी वैसे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव आपको दिखता है। तो यहाँ देखिए tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी अगर हम tan इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा बदल जाएगा। तो सवाल बनाने का तरीका क्या होगा, एग्जाम में लिखेंगे पुट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू z या t। इसके बाद क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और z का डेरिवेटिव होगा dz अपॉन dx। इस dx को आप यहाँ ले आइए तो मिल जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होगा dz। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर बच जाएगा सिर्फ dz। तो अब आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन बराबर होगा ये साइन, देखिए यहाँ था आपका साइन tan इनवर्स x के जगह पर z और dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर dz। तो साइन z का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन z का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस z प्लस सी। अब आप z का वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ z का वैल्यू था tan इनवर्स x प्लस सी। यानी आंसर हो गया माइनस कॉस tan इनवर्स x प्लस सी, जहाँ सी जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, सेशन का मज़ा आ जाए, लाइक भी कर दीजिए। चलिए अगले सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 ये बेहद संभावित सवाल है। क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखिएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले थोड़ा सा हम आपको थ्योरी बता देते हैं। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म में हो तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पी और क्यू या तो कांस्टेंट होना चाहिए या एक्स का फंक्शन होना चाहिए। और किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रल फैक्टर को निकालने का फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब हम इस सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। तो सवाल हमारा है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को पकड़िए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने कहा कि ये होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म में। इट शुड बी नोटेड दैट द कोफिशिएंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स शुड बी 1। डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट x है, तो आप पहले दोनों तरफ x से डिवाइड कर दीजिए तो मिल जाएगा आपको डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स।
और फर्दर एक्सपेंड कीजिए तो मिल गया dy बाई डी एक्स प्लस 2/x इंटू पी बाई इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये हो गया dy बाई डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू, जहाँ p का वैल्यू है 2/x, p का वैल्यू है 2/x। तो इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx। अब और इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो ये मिलेगा e टू द पावर 2 बाहर निकलेगा 1/x dx। अब देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन ये होता है log x। इसको ध्यान देना है। तो आपको मिल जाएगा वैल्यू e टू द पावर 2 और 1/x का इंटीग्रेशन log x। अब यहाँ लगा दीजिए आप n log m का फॉर्मूला। तो n log m बराबर होगा log m टू द पावर n। n log m बराबर होता है log m टू द पावर n, यानी यहाँ हो जाएगा e टू द पावर log x स्क्वायर। अब यहाँ एक फार्मूला log का और लगेगा कि e का पावर log x और बेस e रहे तो इसका वैल्यू हो जाता है सिर्फ x, यानी यहाँ है e का पावर log x स्क्वायर और बेस नहीं कुछ तो 1 है, बेस e है ही, तो इसका वैल्यू मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा x स्क्वायर। यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था इसका निकालना था आपको इंटीग्रल फैक्टर, तो इसका इंटीग्रल फैक्टर हो गया x स्क्वायर। उम्मीद है कि आप इस सवाल को अच्छे से सीख लिए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पूछा था कि आप सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम कितना कर दें। आज बहुत सारा कमेंट आया, लगभग 50 से ऊपर ज़्यादा सवाल बताने का लोगों ने अनुरोध किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि 50 से ज़्यादा सवाल आपको करवा दें। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 था, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम चाहेंगे कि आप एक बार अपने से पहले ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 बाई x इज इक्वल्स टू 4 एंड x बाई 2 1 इज इक्वल्स टू 7/2। दो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इस दोनों डिटर्मिनेंट के माध्यम से x और y का वैल्यू निकालना है। चलिए बनाइए एक बार, वीडियो पॉज करके और आंसर मिलाइए। देखिए पहला डिटर्मिनेंट आपका दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 बाई एक्स इज इक्वल्स टू है 4। यह है आपका सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन होता है प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट, यानी ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बाई इज इक्वल्स टू 4। आपका ये इक्वेशन हो गया 1। दूसरा डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है वो है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ x बाई 2 1 इज इक्वल्स टू 7/2। यानी इस डिटर्मिनेंट को भी आप सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट मतलब x गुना 1 यानी x माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 7/2। अब ये दो आपका इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को आप आराम से सोल्व कर लीजिए। पहला इक्वेशन हो गया 2x माइनस 3y बराबर 4। दूसरा इक्वेशन हो गया x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7/2। देखिए इक्वेशन 1 में 2 को घटा देते हैं 2 से गुना करने के बाद। क्या किए? इक्वेशन 1 में घटा देते हैं 2 को, लेकिन 2 से गुना करने के बाद। तो इक्वेशन 1 जो है उसको आप देख लीजिए एक बार। इक्वेशन 1 था 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, यानी 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4।
और दूसरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7/2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 7/2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 7 मिल जाएगा। और जब माइनस कीजिएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो x कट गया। अभी हो गया 4y माइनस 3y यानी y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 7 यानी -3। तो y का वैल्यू हो गया -3। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम 2 x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7/2 प्लस 2y। कहाँ से, ये देखिए यहाँ से, x इज इक्वल्स टू 7/2 प्लस 2y, 7/2 प्लस 2y, अर्थात x का वैल्यू होगा 7/2 प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू -3, यानी x का वैल्यू हो गया, ये देखिए 2 LCM तो 7 और बीच में माइनस 2 3 जा 6 2 जा 12 मतलब -5/12। तो x का वैल्यू हो गया -5/12, ये आंसर हो गया। और y का वैल्यू क्या आया था, -3, तो ये x और y का वैल्यू मिल गया। उम्मीद है कि आप इस सवाल को भी अच्छे से सीख गए होंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रूव दैट साइन इनवर्स x जोड़ कॉस इनवर्स x बराबर π/2। इधर प्रूव करने वाला सवाल पूछना शुरू कर दिया है, तो इस टाइप के सवाल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एक बार जरूर देख के जाना है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। यह फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। प्रूव दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। मान लेते हैं इसमें लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को कॉस में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई, तो कॉस 90 माइनस थीटा। आप जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर ही होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कॉस π/2 माइनस थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, x। अब इसको पलट के लिख देते हैं, तो कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू x, कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू x। अब देखिए ये इन्वर्स फंक्शन में बदल जाएगा, यहाँ से हम एंगल हटा देते हैं, तो π/2 माइनस थीटा बराबर, ये कॉस उधर जाएगा लेकिन इन्वर्स में चला जाएगा, तो हो जाएगा कॉस इन्वर्स x। क्या बोले हम, π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस इन्वर्स x, π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस इन्वर्स x। यहाँ से आप थीटा को हटा दीजिए, तो π/2 बराबर हो जाएगा थीटा प्लस कॉस इन्वर्स x। ये माइनस में थीटा था, इधर गया तो प्लस में आ गया, मतलब π/2 बराबर हो गया, थीटा किसको माने थे, साइन इन्वर्स x को, तो ये हो गया साइन इन्वर्स x जोड़ कॉस इन्वर्स x। तो ये साबित आपका हो गया, साइन इन्वर्स x जोड़ कॉस इन्वर्स x बराबर π/2। ये आपको साबित हो गया। यहीं तक आंसर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसी आधार पर आप घर में दो और फॉर्मूला है, उसको भी आप देख लीजिएगा। प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, इसको साबित कर लीजिएगा। दूसरा सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। और एक और संभावित सवाल में से है कि 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, इसको भी आप साबित कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। उम्मीद है कि ये भी आप अच्छे से सीख लिए होंगे। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए भाई, और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी लिखा कीजिए। आप लोगों का जो कमेंट है
वो हम लोगों का पारिश्रमिक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 है इफ y इज इक्वल्स टू x टू द पावर x फाइंड dy बाई dx। डिफरेंशिएशन से तो 4-5 सवाल रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन में। एक उसमें से इम्पोर्टेंट है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। सवाल कोई रहे लेकिन लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन से एक सवाल निश्चित तौर पर रहेगा, निश्चित तौर पर रहेगा। तो देखिए ये लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन है। थ्योरी में हम आपको बता चुके हैं कि अगर दिया हुआ फंक्शन वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, चर राशि का पावर चर राशि हो, या दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल हो, तो डिफरेंशिएट करने से पहले लॉग लगाते हैं और तब डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ हम लॉग लगा देते हैं, क्या मिल जाएगा, लॉग बाई बराबर लॉग एक्स का पावर एक्स। अब ये इधर लेफ्ट हैंड साइड तो रह जाएगा लॉग बाई, लेकिन राइट हैंड साइड है आपका लॉग एम का पावर एन, लॉग एम का पावर एन, यानी ये हो जाएगा एन लॉग एम, यानी एक्स लॉग एक्स। अब ये फंक्शन हो गया जहाँ पर आप डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। लॉग बाई बराबर हो गया एक्स लॉग एक्स। एग्जामिनेशन में आपको क्या लिखना चाहिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो लॉग बाई का डिफरेंशिएशन होगा 1/बाई डी वाई बाई डी एक्स। बाई का अंत होता है डी वाई बाई डी एक्स से, तो लॉग बाई का डिफरेंशिएशन होगा 1/बाई डी वाई बाई डी एक्स। और इधर क्या हो जाएगा, एक्स गुना लॉग एक्स, ये हो जाएगा u गुना भी। तो u गुना भी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, u गुना भी का डिफरेंशिएशन होगा u गुना भी का डिफरेंशिएशन जोड़ भी गुना u का डिफरेंशिएशन, यानी x गुना log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x गुना x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये x और x कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको डी बाई बाई डी एक्स बराबर, उधर चला जाएगा तो बाई गुना 1 प्लस लॉग एक्स, बाई गुना 1 प्लस लॉग एक्स। अब आप बाई के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो डी बाई बाई डी एक्स बराबर होगा, बाई का वैल्यू था एक्स का पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये सवाल प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। किसी फैमिली पिक्चर के लिए माता पिता और पुत्र एक लाइन में खड़े होते हैं। एक घटना है ई सन ऑन वन एंड, जिसमें बेटा को एक छोर पर रखा जाता है, एक किनारे पर रखा जाता है, और दूसरा घटना है एफ फादर इन मिडिल, फादर को बीच में रखा जाता है। तो सवाल है फाइंड पी ई बटा एफ, यानी ई बटा एफ की प्रोबेबिलिटी निकालना है। मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है कि यदि फादर मिडिल में हो तो बेटा एक किनारे पर होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इसको एक बार फिर से हम हिंदी में करते हैं, सवाल समझिए कि माता पिता और पुत्र को एक लाइन में खड़ा किया जाता है फैमिली पिक्चर के लिए, तो कह रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि यदि फादर मिडिल में हो तो बेटा किनारे पर होगा, फादर मिडिल में हो तो बेटा किनारे पर होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक बार आप पहले इसको बनाइए। चलिए बना लिए हैं तो मिलाइए आंसर को। पहले तो हम लोग लिखेंगे सैंपल स्पेस, माता पिता और पुत्र को एक लाइन में कितने प्रकार से खड़ा किया जा सकता है। तो देखिए अगर आपका परमुटेशन वगैरह सही है तो बड़े आराम से बनाएंगे। मदर फादर और सन यानी 3 लोग हुआ,
तीन लोगों को एक लाइन में सजाने का तरीका होगा फैक्टोरियल 3, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा फैक्टोरियल 3 यानी 6। और अगर परमुटेशन पर ध्यान नहीं है आपका तो कोई बात नहीं, सैंपल स्पेस आप लिख लिख के बनाइए। क्या क्या हो सकता है, मदर फादर सन, मदर सन फादर, या सन फादर मदर, या सन मदर फादर, या फादर मदर सन, या फादर सन मदर। यही 6 केसेज हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 केस हो सकता है। ये सैंपल स्पेस हो गया। अब ई एक घटना है जिसमें कह रहा है कि सन ऑन वन एंड, एक छोर पर सन है। तो इसी सैंपल स्पेस में से आप वह चुन लीजिए जिसमें सन किनारे पर है। जैसे ये है मदर फादर सन, तो सन किनारे पर हो गया, यानी मदर फादर सन। ये नहीं होगा, मदर सन फादर नहीं है, सन किनारे पर नहीं है। यहाँ देखिए सन किनारे पर है, सन फादर मदर। ये देखिए है सन मदर फादर, ये भी है सन मदर फादर। और यहाँ देखिए फादर मदर सन है, फादर मदर सन, यानी NE की घटना हो गई 4। NE बराबर हो गया 4, NE बराबर 4, 1 2 3 4, यानी E जो घटना था जिसमें यह कहा गया कि सन एक किनारे पर है, तो ऐसे कुल केसेज हो गए 4। अब देखते हैं एक दूसरी घटना F में कह रहा था कि फादर इज इन मिडिल, फादर जो है वो मिडिल में है, यानी सैंपल स्पेस में से हमको चुनना होगा वह केसेज जिसमें फादर मिडिल में है। तो देखिए ये है मदर फादर सन, मदर फादर सन। ये देखिए नहीं होगा, ये है सन फादर मदर। और देखिए कहीं नहीं है, देखिए फादर बीच में यहाँ है और यहाँ है, बाकी सब जगह फादर साइड में हो गया, यानी इनकी केस कितनी हो गई 2। NF बराबर हो गया 2, यानी F जो घटना था उसमें कितने एलिमेंट हो गए 2। F घटना क्या था, तो फादर मिडिल में है। अब हम देखते हैं कि E इंटरसेक्शन F क्या होगा, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में E इंटरसेक्शन F का यूज होगा। तो E इंटरसेक्शन F का मतलब क्या हुआ, जो दोनों में है, यानी E में भी है और F में भी है। तो MFS दोनों में है, तो MFS हो गया। MFS मतलब मदर फादर और सन, सन फादर मदर, यहाँ भी है सन फादर मदर। तो NE इंटरसेक्शन F बराबर भी हो गया 2। E इंटरसेक्शन F में एलिमेंट की संख्या हो गई 2। अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटा F, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, NE बटा NS, यानी NE इंटरसेक्शन F बटा NS डिवाइडेड बाय NF बटा NS। NS से NS काट दीजिए तो बच जाएगा NE इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय NF। NE इंटरसेक्शन F की संख्या थी 2 और NF बराबर भी था 2, यानी इनका रेशियो हो गया 1, और यही इस सवाल का जवाब है। यानी मदर फादर और सन को यदि लाइन में खड़ा किया जाए फैमिली फोटोग्राफ के लिए, तो अगर फादर मिडिल में रहते हैं तो सन को किनारे होने पर प्रोबेबिलिटी 100% है। ऐसे भी सोचिए, जब फादर मिडिल में है तो किनारा पर या तो सन होगा या मदर होगी, तो सन 100% किनारा पर होगा। जब फादर बीच में है तो 100% इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, और 100% को 1 कहते हैं। तो इस मज़ेदार सवाल को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। लगातार हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार हम आपके लिए वीडियो प्रेषित कर रहे हैं। ये अंत तक चलेगा, परीक्षा के समय तक, उसके बाद भी चलते रहेगा। हमारा टारगेट है कि हम प्रतिदिन इस चैनल पर कुछ न कुछ आपको मैथ में ज़रूर देते रहें,
+2 के सिलेबस से रिलेटेड। अब तो हम इसका दायरा बढ़ाना भी चाह रहे हैं। अब हम बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं उसको भी डालने का हमने निर्णय लिया है, और यदा कदा कुछ सवाल उस पर हम डालते भी रहते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। फिलहाल हम 12th के लिए फोकस्ड हैं, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। चलिए सवाल नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम उठाए हैं 3D से, प्लेन टॉपिक से। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स 3x - 6y + 2z = 7 एंड 2x + 2y - 2z = 5। दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। दो प्लेन के बीच का एंगल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे प्लेन के बीच का एंगल भाई? दो प्लेन के बीच का एंगल का फॉर्मूला आप जानते होंगे। देखिए पहले आप इसके फॉर्मूला को देख लीजिए, पहले एक बार इसके फॉर्मूला को लिख लीजिए, देख लीजिए। पहले कंसेप्ट देख लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास दो प्लेन है, मान लीजिए कि a1x + b1y + c1z = d1 और a2x + b2y + c2z = d2 है। और ये दो प्लेन है आपके पास। इस दोनों प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। तो दोनों प्लेन के बीच का एंगल कैसे होगा भाई? क्या होगा? तो मान लीजिए इस दोनों प्लेन के बीच का एंगल अगर थीटा है तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होगा, cos थीटा बराबर मॉडुलस इसलिए कि एक्यूट एंगल है। cos थीटा बराबर होगा a1 a2 + b1 b2 + c1 c2। ये देखिए a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 मतलब x के कोफिशिएंट का गुणनफल जोड़ y के कोफिशिएंट का गुणनफल जोड़ z के कोफिशिएंट का गुणनफल डिवाइडेड बाय √ पहले प्लेन वाला a1 का स्क्वायर जोड़ b1 का स्क्वायर जोड़ c1 का स्क्वायर इनटू दूसरे प्लेन वाला a2 का स्क्वायर जोड़ b2 का स्क्वायर और जोड़ c2 का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला याद रखिए और इस टाइप के सवाल को बना लीजिए। बहुत ही आसान होता है इस टाइप के सवाल को बनाना, बस फॉर्मूला याद रखना चाहिए। क्या हो गया फॉर्मूला? अगर प्लेन का इक्वेशन है a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, तो cos थीटा बराबर होगा a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 डिवाइडेड बाय √a1 का स्क्वायर जोड़ b1 का स्क्वायर जोड़ c1 का स्क्वायर इनटू √a2 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर + c2 का स्क्वायर। अब इस सवाल में इसको पुट कर दीजिए। सवाल में आपका प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है भाई? तो 3x - 6y + 2z बराबर है 7, फिर है 2x + 2y - 2z बराबर 5। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से? cos थीटा बराबर होगा मॉडुलस, देखिए a1 a2 यानी 3 × 2 तो 6 जोड़ b1 b2 यानी -6 × 2 तो -12 + c1 c2 माने 2 × -2 यानी -4 डिवाइडेड बाय √ पहले प्लेन वाला का 3 का स्क्वायर 9 जोड़ -6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 इनटू √ दूसरे प्लेन से चलिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर यानी 4। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 6 - 12 और -4। तो
-12 और -4 -16 +6 यानी -10, और ये कितना हो जाएगा 36 और 4 40 और 9 49 का रूट 7, 4 4 8 4 12, 4 4 8 4 12, 12 का रूट क्या हो जाएगा 2√3, 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब मॉडुलस के बाहर निकालेंगे तो ये माइनस बदल जाएगा प्लस में, माइनस बदल जाएगा प्लस में, तो मिल जाएगा cos थीटा बराबर 10/7 गुना 2 गुना √3, 2 × 10, आंसर मिल जाएगा 5/7√3। लेकिन डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर है तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज क्यों करते हैं ये बात ध्यान देना चाहिए। जब डिनोमिनेटर में इररेशनल फंक्शन मिल जाए तो उसको रेशनलाइज कर लेना चाहिए। यानी cos थीटा बराबर है 5√3 डिवाइडेड बाई 7 गुना √3 गुना √3 यानी 3, यानी 5√3/21। ये हो गया आपका cos थीटा का वैल्यू, जिसमें थीटा दोनों प्लेन के बीच का एंगल है और थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स 5√3/21। ये आपका आंसर है। थीटा बराबर cos इनवर्स 5√3/21। ये सवाल भी आई है, इसको जरूर एक बार देख के जाइएगा। चलिए, मेरे वीडियो का मेमोरी बहुत कम है, 35-36 मिनट का ही दिखा रहा है वीडियो, 35 मिनट 31 सेकेंड का। जल्दी जल्दी एक सवाल और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। जरा एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जल्दी से शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन है 16 नंबर, इफ f(x) इज इक्वल्स टू 4x - 7 and x belongs to real number v1 on to function, then find f inverse x। अगर कोई फंक्शन 1 on 2 है तो आप जानते हैं कि उसका इन्वर्स फंक्शन निकाला जा सकता है। इस टाइप के सवाल 2 नंबर में अक्सर हाँ पूछा जाता है। आइए इसको देखते हैं ढंग से। किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको आप मान लीजिए। मान लेते हैं लेट y बराबर f(x)। मान लिया कि y बराबर f(x) है, तो x बराबर क्या हो जाएगा f इनवर्स y। इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर y बराबर f(x) है तो x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y। बात समझ में आया। अगर y बराबर f(x) है तो x बराबर होगा f इनवर्स y, f इनवर्स y। अब इस y बराबर f(x) को हम सोल्व करते हैं तो y बराबर f(x) हो गया 4x - 7। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल दीजिए तो मिल जाएगा y + 7 बराबर 4x, यानी y + 7 डिवाइडेड बाई 4 बराबर है x। तो ये आपका x का वैल्यू मिल गया। और x बराबर है क्या चीज़ भाई, तो f इनवर्स y है। यानी x बराबर हो गया f इनवर्स y, मतलब ये जो x वैल्यू मिला है ये f इनवर्स y का वैल्यू मिल गया। तो f इनवर्स y बराबर हो गया y + 7 डिवाइडेड बाई 4। लेकिन आपको निकालना है f इनवर्स x। तो f इनवर्स x का मतलब हुआ फंक्शन में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x कर दें, तो x + 7/4 ये आपका आंसर हो गया। f इनवर्स x बराबर हो गया x + 7/4। इसको ज़रा ढंग से एक बार और दोबारा देख लीजिएगा। इसी सवाल के साथ इस वीडियो को आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए। लाइक तो आप कर ही चुके होंगे और चैनल तो आप सब्सक्राइब कब का कर चुके हैं। फिर भी अगर आपसे चूक हुई है, छूटा हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर कीजिए। कल हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जिसमें बोर्ड मॉडल के लिए संभावित सवाल लेकर आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप के सवाल को। इसके बाद हम चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्टिव के लिए हमने बहुत सारा सीरीज बना दिया है,
आप प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।